अगर आप भी क्लास 10th में मेरी तरह 94% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें 50-50 एमसीक्यू सभी चैप्टर्स के होंगे। और उसी सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के 50 एमसीक्यू लेके आए हैं। जो के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? साइट्रिक अम्ल होता है। देखिए वैसे तो यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल चारों होते हैं, लेकिन जो मेन मुख्यतः पाया जाता है वो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, खाने वाला सिरका किस अम्ल से बनता है? तो वो कौन सा अम्ल होता है जो खाने वाला सिरका बनाता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, आप व्याख्या को पढ़ लेना। व्याख्या पढ़ने से क्या होगा कि आपका एक शॉर्ट आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट आंसर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप उसका आंसर आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में उसकी व्याख्या भी पढ़ी हुई है, उसके बारे में थोड़ी और बातें जानी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन, लाल लिटमस को नीला कर देने वाला पदार्थ क्या होता है? अगर कोई हमें लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि रेड को ब्लू कर देता है, तो वो कौन सा होगा? क्षार होगा। ये ट्रिक मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। आरसीबी, सी फॉर क्षार होता है ना। हाँ, तो आरसीबी टीम है ना, एक आरसीबी क्रिकेट टीम। हाँ ठीक है, ऐसे आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं भाई? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अम्ल का पीएच मान किससे कम होता है? तो किससे कम होता है अम्ल का पीएच मान? अम्ल का पीएच मान जो होता है वो हमारा 0 से लेकर के 7 के बीच का होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 के बीच, यानी कि 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान किससे अधिक होता है? तो 7 से अधिक होता है। और 7 वाला क्या होता है? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3, और इसको क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा बोलेंगे। ठीक है भाई, अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, दांतों की सड़न किस कारण होती है? तो अम्ल के कारण होती है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि रात को जब खाना खाने के बाद में सोने से पहले एक बार ब्रश कर लिया करो, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? अम्ल होता है। वो अम्ल हमारे दांतों में लगते लगते उन्हें उनमें सड़न पैदा कर देता है, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं, उनमें सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से में क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? लवण बनता है। और ये कैसे होती है रिएक्शन? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार ये अभिकारक है, ये क्रिया करते हैं और इससे क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण की पीएच कितनी होती है? लवण की पीएच होती है हमारे पास में 7, और 7 वाला कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसे होता है? पीएच स्केल से ये नापा गया है, तो पता लगा है कि लवण जो होता है वो उदासीन होता है, और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है शॉर्ट में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे? जब अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसके फलस्वरूप लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये 3 बातें ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? अभी अभी आपको बताया था भाई, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? तो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर में पूछते लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है हमें, साबुन का पीएच कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, साबुन जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो भाई किसमें पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? सिरका स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, और जिसका स्वाद खट्टा होगा वो अम्ल होगा, और अम्ल होगा तो अम्ल का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। 0 से ज्यादा और 7 से कम। 7 से कम यहाँ पे क्या आ गया है? एक तो 3 दिया हुआ है, एक 5 दिया है। लेकिन सिरका जो होता है वो कैसा होता है? हमारा ज्यादा स्वाद में खट्टा होता है, और ये ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका पीएच 3 होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो SO2 और NO2 गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो कि हमारे वायुमंडल में
उपस्थित होती हैं। ये अम्लीय वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अम्लीय घोल, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय घोल कौन सा कागज लाल हो जाता है? अम्लीय घोल में कौन सा कागज लाल हो जाता है? तो भाई नीला होगा, वही तो लाल होगा ना। लिटमस पेपर तो दो ही टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं लाल और एक होते हैं नीले। तो जो हमारे लाल कागज को नीला कर देते हैं, जो लाल कागज को नीला कर देते हैं वो क्षार होते हैं, और जो नीले कागज को लाल कर देते हैं वो अम्ल होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए ये माइंड में हमारे क्या होता है, एक डाउट पैदा कर देते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्षार का उदाहरण क्या है? क्षार का उदाहरण वही होता है जिसमें OH माइनस आयन होता है। तो अगर हम NaOH को तोड़ते हैं तो ये टूटता है Na प्लस और प्लस OH माइनस। ये OH माइनस आयन इसमें है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे CH3COOH भी तो है, यहाँ भी तो OH आयन लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्षार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इस आयन को तोड़ने की, CH3COOH, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब इसमें क्या आ गया है हमारे पास में, इसमें आ गया है H प्लस। अब अगर H प्लस आ जाएगा फिर तो अम्ल होगा, इसीलिए तो कहते हैं कि ये अम्ल है, CH3COOH अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या प्राप्त होता है? अभी अभी कुछ देर पहले बताया था कि लवण और जल बनता है, और इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, इस सब क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय घोल का विद्युत चालकता कैसी होती है? जो अम्लीय घोल होता है उसकी विद्युत चालकता कैसी होती है, उसमें होती भी है या नहीं होती है? देखिए जो अम्लीय घोल होता है उसका, उसमें विद्युत चालन होता है, और कैसा होता है, ज्यादा होता है, मतलब अच्छा खासा विद्युत चालन होता है अम्लीय घोल में। इसीलिए आपने देखा होगा जो बैटरीज वगैरह होते हैं उनमें एसिड डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 33 नंबर क्वेश्चन, क्षार का उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है क्षार का उपयोग? क्षार का उपयोग होता है हमारा साबुन बनाने में, दांत साफ करने में, कागज बनाने में। अब देखिए साबुन बनाने में क्षार का उपयोग होता है, हमने आपको भी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। अब दांत साफ करने में कैसे क्षार का उपयोग होता है? दांत साफ करने में क्षार का उपयोग ऐसे होता है कि हमारे दांतों में अम्ल लगा होता है और अम्ल को हटाने के लिए क्षार ही एक सही उपाय है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीनीकरण प्रक्रिया कर लेंगे, और उदासीनीकरण प्रक्रिया से क्या बनेगा, लवण बनेगा जिसकी पीएच होती है 7। उससे हमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है दांतों पर। तो इसलिए यहाँ पे क्षार का उपयोग किया जाता है दांत साफ करने में, कागज बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, अम्ल जल में घुलने पर क्या बनाता है? तो भाई क्या बनाता है, अम्ल जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है, और क्षार घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइट्रिक अम्ल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो भैया नींबू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। यहाँ आप याद कर लेना कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो हमारा किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा का और टार्ट्रिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा से क्या हानि होती है? अम्लीय वर्षा से भाई देखो हमारी फसलें जो होती है नुकसान पहुंचता है, उन्हें पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, इमारतों को क्षति पहुंचती है। देखिए जैसे कि ताजमहल का रंग आपने देखा होगा, है ना, वो गंदा पड़ चुका है, इस वजह से हुआ है, अम्लीय वर्षा के कारण हुआ है। जलीय जीवन को खतरा है, जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं उन्हें तो खतरा होगा ही, क्योंकि उनका वो जीवन है जल, और उसमें अगर अम्ल मिल जाएगा उसकी पीएच कम हो जाएगी, उनकी सेहत के लिए वो हानिकारक होगा और वो उन्हें नष्ट कर देगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का रंग परिवर्तन किससे होता है? तो किससे हम पता कर सकते हैं कि अम्ल का जो है वो रंग परिवर्तन हो रहा है? लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज से पता कर सकते हैं, फिनोफ्थलीन से पता कर सकते हैं। हम इन तीनों का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि इस किसी भी पदार्थ में अम्ल उपस्थित है या नहीं। अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर का या मेथिल ऑरेंज का या फिनोफ्थलीन का, तो हम क्या करेंगे, हम पता लग जाएगा कि इसमें अम्ल है या नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या है, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये क्या है, ये हमारे हैं सूचक। ठीक है, ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, नीले लिटमस को लाल किससे किया जाता है? ये क्वेश्चन 3-4 बार बता चुके हैं इतनी ही वीडियो में कि भाई अगर कोई नीला लिटमस पेपर है उसको लाल कर देगा। देखो एक ट्रिक याद रखो, ट्रिक हमारी क्या होने वाली है, ट्रिक ये है कि अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे, कौन करेगा, क्षार करेंगे।
और ठीक इसका उल्टा अगर हम कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे तो वो अम्ल होंगे। ठीक है, अम्ल होंगे। इसकी ट्रिक क्या थी? आरसीबी, आरसीबी से यहाँ पे याद कर सकते हैं, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू और बीच में आ गया सी, सी फॉर क्षार। जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा, आईपीएल में टीम होती है आरसीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कास्टिक पोटास क्या है? कास्टिक पोटास क्या है? KOH, इसे कहते हैं कास्टिक पोटास। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो हमारे अमाशय में पाया जाता है। अभी कुछ देर पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा था हमने। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो वह इमली में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? SO2 और NO2 गैस के कारण होती है, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्षार का उदाहरण कौन सा है? क्षार कौन सा है? NaCl एक लवण हो गया, HCl एक अम्ल हो गया, NaOH एक क्षार हो गया, H2SO4 एक अम्ल होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कितने pH तक का रंग बदलता है? तो 0 से 14 तक का, 0 से 14 तक अंक होते हैं इंडिकेटर में। कौन से इंडिकेटर में? हमारे बाइक के इंडिकेटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा वाला? पीएच मान वाला। ठीक है, जो पीएच मान बताता है अम्ल और क्षार की। एक क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अगर क्षारीय घोल होगा तो 7 से अधिक होगा, अगर अम्लीय घोल होगा तो 7 से कम होगा। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है? भाई खाद्य पदार्थ को फुलाने में, जैसे ब्रेड वगैरह हो गए, इन सबको फुलाने में किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा का होता है। पीएच पैमाना किस पर आधारित होता है? तो वह H+ आयन की सांद्रता पर आधारित होता है। पीएच पैमाना किस पर आधारित होता है? H+ आयन की सांद्रता पर आधारित होता है। अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो पीएच मान कम होगा, अगर H+ आयन कम होंगे तो पीएच मान ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। अम्ल और क्षार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी भी पहले भी हमने इसको पढ़ाया है आपको। अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अपक्रिया से लवण और जल बनता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये नंबर 2 नंबर में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 MCQ पूरे कर लिए हैं, एक ही वीडियो में पूरे कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो कि क्लास 10th के लिए होता है। और वीडियो पे एक कमेंट कर देना, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और आपको किस टॉपिक पे कैसी वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर जाके देखो, ऐसी और भी कई वीडियोस पड़ी हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वीडियो को कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ।